तो देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था, शियर फोर्स डायग्राम था, एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम लोगों ने बनाया था, किस तरह से बनता है उसके बारे में पूरा सीखा था। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको देखना हो फिर से तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद आज की वीडियो में हम लोग को देखना है कि जो लोड है, शियर फोर्स है, जैसे कोई एक जो हमने बीम देखी, तो बीम पर एक यहाँ पर लोड अप्लाई है और उसके बाद यहाँ पर ये इसका सपोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पर इसका रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया इसका लोड, और लोड की वजह से हमने यहाँ पर शियर फोर्स बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट बनाया, डायग्राम बनाया। तो अब इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है? एक तो लोड हो गया, दूसरा शियर फोर्स और तीसरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो एक जनरल सा अगर हमें इक्वेशन बनाना है तो एक जनरल सा हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं। तो इस एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया है? हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, मतलब कि जो लेंथ के अलॉन्ग आपका लोड जो है वो कंट्रीब्यूटेड है, लेंथ के अलॉन्ग जो है पूरा लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। मतलब ये कुछ इस तरह की बीम थी, यहाँ पर W लोड ना लग करके कुछ यहाँ पर W किलो न्यूटन पर मीटर का यहाँ पर UDL लग रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर बताना है कि शियर फोर्स क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, और लोड जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पता ही कर सकते हैं क्या आएगा। और यहाँ पर जो लेंथ दी गई है टोटल, वो आप मान लीजिए कुछ L दी गई है। तो टोटल की तो नहीं हमें देखना है, यहाँ पर पहले हम एक पोर्शन के लिए देखेंगे, उस पोर्शन के लिए हमें पता चल जाएगा, फिर हम पूरी लेंथ के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमें कैसे यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। और यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लोड जो है W लग रहा है, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है W, तो ये कुछ इस तरह से बीम जो है बेंड हो जाएगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, जब बीम इस तरह से बेंड हो जाती है तो उसको बोलते हैं सैगिंग। और अगर लोड यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो तो बीम कुछ इस तरह से बेंड हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हॉगिंग। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है हॉगिंग क्या है, सैगिंग क्या है। तो जैसे बीम यहाँ पर है, आप इसका एग्जांपल भी ना आ सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है, W कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है। अगर बीम इस तरह से डायरेक्शन में बेंड हो गई नीचे की डायरेक्शन में तो उसको बोलेंगे सैगिंग। अगर लोड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो तो उसकी वजह से जो बीम बेंड होगी वो ऊपर की डायरेक्शन में होगी, उसको बोलेंगे हॉगिंग। तो दो तरह के कॉन्सेप्ट हो गए, सैगिंग और हॉगिंग। वैसे हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के बीच का रिलेशन समझना, और लोड जो है उसका भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसके लिए हम इसका एक छोटा सा स्ट्रिप जो है वो कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसका एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर हम इसकी जो लेंथ इसकी जो कट कर रहे हैं वो मान रहे हैं इसकी जो कुछ लेंथ है वो है dx। कट हम कुछ भी करते हैं तो उसको मानते हैं कि वो dx है। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ आ गई वो आ गई टोटल dx आ गई। तो इस dx की वजह से यहाँ पर जो लोड लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा? W पूरा लेंथ के लिए लग रहा है, मतलब अगर जैसे कि यहाँ पर आप देखो लेंथ से डिवाइडेड है तो लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो वहाँ पर लोड की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर अगर मिड पॉइंट पर हम देखें तो कितना लग रहा होगा लोड? W इंटू में dx, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देखो आप बीम को कट कर रहे थे तो यहाँ पर क्या आ रहा था? यहाँ पर एक लोड इधर लग रहा था, फिर उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर शियर फोर्स आ रहा था, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में इधर आ रहा था। तो अब अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर एक ये लग रहा होगा शियर फोर्स, और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर भी देखोगे तो इसका जस्ट अपोजिट आएगा। अब मान लो यहाँ पर कुछ जो है कुछ बन रहा होगा रिएक्शन, तो यहाँ पर जो शियर फोर्स बन रहा होगा वो यहाँ पर F आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शियर फोर्स कुछ F लग रहा है। अब यहाँ पर अगर हम शियर फोर्स की बात करें तो यहाँ पर dx हमने लेंथ लिया है, तो उसकी वजह से मान लीजिए कुछ df जो है बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर अब जो शियर फोर्स लग रहा है वो है F प्लस df, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था कि एक क्लॉकवाइज में जो है ये क्लॉकवाइज में ही तो जा रहा है, तो क्लॉकवाइज में यहाँ पर ये एंटी क्लॉक में जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पर क्या लग रहा है? एक एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पर एक जो है मोमेंट काम कर रहा था, यहाँ पर भी हम मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो इस फोर्स की वजह से यहाँ पर कुछ इस तरह से मोमेंट बनेगा, m है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर dx लेंथ है, तो इसकी वजह से कुछ मान लीजिए m प्लस dm अब जो है इसका मोमेंट बन रहा है। तो ये एक जनरल सी कंडीशन हो गई। एक यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप उठा ली dx लेंथ की, जिसका कि जो लोड काम कर रहा है वो W इंटू dx है। अब जहाँ पर इस साइड पर शियर फोर्स F लग रहा है, तो जैसे ही आप दूर चलते चले जाएंगे मान लीजिए कुछ शियर फोर्स जो है df बढ़ गया। सेम एज यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पर एंटी क्लॉक लग रहा था, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्लॉकवाइज लगेगा। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कुछ m था, अब यहाँ पर m प्लस dm हो गया। तो बस यहाँ पर यही एक जनरल सी कंडीशन हो गई।
तो अब जो है जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते थे, सिग्मा एफ बराबर 0 करते थे, सिग्मा एम बराबर 0 करते थे, तो उसी कंडीशन को हमें यहाँ पर लेकर चलना है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है आपका कुछ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें फोर्स बैलेंस करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फोर्स बैलेंस करने के लिए सभी अगर फोर्स को हमें बैलेंस करना है तो अपवर्ड फोर्स डायरेक्टली इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स कितना है, एफ है, एफ बराबर कितना आ जाएगा, डब्ल्यू इंटू में डी एक्स प्लस में एफ प्लस डी एफ। तो एफ से एफ यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आप देखो क्या वैल्यू आ गई, डी एफ प्लस में डब्ल्यू डी एक्स की वैल्यू 0। एक यहाँ से ये रिलेशन बना, ठीक है। आगे अगर हम मोमेंट की बात करें तो मोमेंट हम इस बी पॉइंट पर निकाल ले रहे हैं, तो बी पॉइंट पर मोमेंट क्या आ जाएगा आपका, डी एक्स। यहाँ पर ये लेंथ की अगर आप बात करो, यहाँ पर देखो ये आपका जाएगा, ये जाएगा क्लॉकवाइज में, तो इसको नेगेटिव लेना है और इसको पॉजिटिव लेना है। और यहाँ पर भी आपका काम ही कर रहा है, तो यहाँ पर देखो ये क्लॉकवाइज काम कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें लेनी है नेगेटिव। तो यहाँ पर जैसे ही हम मोमेंट को निकालें, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि क्या क्या मोमेंट बन रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर हम जैसे पहले लेते थे एंटी क्लॉक को जो हम लेंगे पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि जो भी लेना है हमें साथ में लेकर सभी को चलना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बी पॉइंट से ही चलते हैं। तो यहाँ पर देखो एफ प्लस डी एफ जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख ही लो एफ प्लस डी एफ इंटू में 0, ठीक है। फिर उसके बाद में है यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, ये आपका जा रहा है क्लॉकवाइज, तो इसको नेगेटिव लेना है, माइनस में एम प्लस डी एम। फिर यहाँ पर आप गए दूसरा फोर्स मिला, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, डब्ल्यू इंटू में डी एक्स, और ये आपको देखो ये किस डायरेक्शन में लगेगा, ये भी आपका लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको भी नेगेटिव लेकर चलना है, डब्ल्यू इंटू में डी एक्स। और ये कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, डी एक्स बाई 2 की डिस्टेंस पर लग रहा है, बी एक्स बाई 2। फिर उसके बाद लास्ट फोर्स आ गया, ये आपका देखो ये लेके जाएगा इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक में, तो इसको पॉजिटिव लेकर चलना है, एफ इंटू में प्लस में एफ इंटू में डी एक्स, ये आ गया। अब देखते हैं क्या कटता है, यहाँ पर देखो ये तो 0 ही हो गया है। और यहाँ पर पहले इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव वाले को उस तरफ लेके चले जाते हैं, एफ इंटू में डी एक्स हो गया इक्वल्स टू में यहाँ पर आ गया एम प्लस डी एम, माइनस में इधर क्या बचा, डब्ल्यू इंटू में डी एक्स बाई 2, डब्ल्यू इंटू में डी एक्स बाई 2 आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर क्योंकि ये पॉजिटिव में चला जाएगा पूरा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोबारा आपका डब्ल्यू प्लस में नहीं है, ये यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू इंटू डी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपको ये जो है रिलेशन मिला। अब देखिए यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर आप देखो dx जो दिया गया है ये तो बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस आपने लिया, अब आप उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो इसको कर देते हैं नेगलेक्ट। आफ्टर नेगलेक्टिंग क्या बचेगा, f इंटू डी एक्स बराबर में m प्लस डी एम, यह आ गया एक दूसरा आपका रिलेशन। और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हमने एक यहाँ पर ये वाला जो मोमेंट था इसको कंसीडर नहीं किया है, एफ के बाद ही यहाँ पर हमें और लिखना था। ये आपका देखिए किस डायरेक्शन में इसको घुमा रहा है, एंटी क्लॉक में, तो एंटी क्लॉक में पॉजिटिव, यहाँ पर प्लस में एम और जोड़ना है, और यहाँ पर जो प्लस था यहाँ पर प्लस एम और जोड़ना है, तो यहाँ पर भी प्लस एम आप और जोड़ोगे, एम से एम कट जाएगा, क्या बचेगा, एफ बराबर डी एम बाई डी एक्स आप लिख सकते हैं, ये रिलेशन आएगा। थोड़ा सा आप इसको करेक्शन देख लीजिएगा, एफ बराबर डी एम डिवाइडेड बाई में डी एक्स, ये आ गया बेंडिंग मोमेंट और शीयर फोर्स के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पर एक रिलेशन आपको ये मिला। अब यहाँ से आप देखो अगर डी एफ और डी डब्ल्यू एक्स वहाँ पर लेके चले जाओ, डब्ल्यू डी एक्स, तो यहाँ पर क्या बना, डी एफ यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, डी एफ बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डब्ल्यू। मतलब शीयर फोर्स जो एक्स के साथ चेंज होता है, मतलब जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, जिससे डिस्टेंस के साथ आप चलते चले जाएंगे, तो जो भी आपका लोड लग रहा है उसके नेगेटिव मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो जो बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट का जो रेट चेंज है वो शीयर फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम रख के चेक कर लेते हैं कि अगर आपका यहाँ पर कंसनट्रेटेड लोड लगता तब क्या होता, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगता तब कैसे बनता, यहाँ पर इसका जो ग्राफ होता, जो शीयर फोर्स का ग्राफ होता या बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम होता, वो कैसे बनता, उसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो अभी यह समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए W क्या है,
W की वैल्यू आपने यहाँ पर ली है जो है किलो न्यूटन पर मीटर में। तो अगर यहाँ पर ये कंसनट्रेटेड लोड होता तो W की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। कंसनट्रेटेड लोड जो है मतलब कि वो लेंथ में तो नहीं फैला होता है। यहाँ पर जो W होता है, मतलब जो W किलो न्यूटन आप पर मीटर में देखते हैं, मतलब कि पूरी एक लेंथ में कितना लोड लग रहा है, तो पूरी लेंथ में तो नहीं लग रहा है, कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है। तो उस कंडीशन में जो आपका जब UDL नहीं लग रहा होगा, मतलब W जो होगा वो 0 होगा, तो उस कंडीशन में देखो dF/dx की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। मतलब अब जो शेयर फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू। मतलब किसी का डिफरेंशिएशन आप 0 कब देखते हैं, जब यहाँ पर कोई जो कांस्टेंट होता है उसका जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं। किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है d5/dt, तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है। उसका मतलब फोर्स क्या है, जो शेयर फोर्स का अब आपको मिलेगा वो डायग्राम वो 0 मिलेगा। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था, जब यहाँ पर एक लोड लग रहा था कंसनट्रेटेड लोड, तो उस डायरेक्शन आप देखे थे कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा था, W/2 इधर, W/2 इधर। तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी शेयर फोर्स की जब कुछ इस तरह का बनेगा, मतलब वो वेरी नहीं कर रहा होगा लेंथ के साथ, तो वो होगा शेयर फोर्स कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन अगर यहाँ पर W लग रहा होता, लेकिन यहाँ पर अगर आपका UDL लग रहा होता, तो उस कंडीशन में क्या शेयर फोर्स आता, तो और जब आपको इस इंटीग्रेशन करते तो यहाँ पर आ जाता माइनस में आ जाता WX प्लस में C, एक कांस्टेंट आ जाता। मतलब अब यहाँ पर देखो, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा तो उसके लिए जो शेयर फोर्स लगेगा वो लीनियरली चेंज होगा x के साथ, ठीक है। मतलब जिस तरह से आप लेंथ वेरी करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपका शेयर फोर्स चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था जब कंसनट्रेटेड लोड था, बट यहाँ पर जब आप UDL की बात करें तो वहाँ पर शेयर फोर्स चेंज हो जा रहा है। तो अब दोनों कंडीशन के लिए जो बेंडिंग मोमेंट बनता है वो क्या है देख लेते। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपने देखा F कांस्टेंट है, तो जब F कांस्टेंट होता है, किसके लिए कांस्टेंट होता है, कंसनट्रेटेड लोड के लिए। तो कंसनट्रेटेड लोड के लिए अगर हम बात करें तो F कांस्टेंट है, तो जो आप बेंडिंग मोमेंट बनता है यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू होती, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए C है, C dx बराबर में हो जाता है dm। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो बनता है वो होता है Cx प्लस में एक और कांस्टेंट आता, मान लीजिए d आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बेंडिंग मोमेंट जो है कंसनट्रेटेड लोड के लिए वो लीनियरली जो है x पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जिस तरह से आप लेंथ वेरी करेंगे उस तरह से बेंडिंग मोमेंट वेरी करेगा। फिर दूसरा, अगर आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो उस कंडीशन में F क्या आ रहा था, WX प्लस C, यहाँ पर जैसा आपने देखा -WX प्लस C। तो उस कंडीशन में क्या बनता है, यहाँ पर आप लिखते हैं -WX प्लस C dx बराबर में dm। तो यहाँ पर देखिए जो बेंडिंग मोमेंट बनता है वो कितना बनता, -WX²/2 प्लस में CX प्लस में यहाँ पर बनता आपका E। तो यहाँ पर आप देखो बेंडिंग मोमेंट अब स्क्वायर रेट से जो है चेंज हो रहा है, मतलब एक क्वाड्रेटिक टाइप में, एक मतलब पैराबोला टाइप का बनेगा। कब, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका जो हमने रिलेशन देखना था लोड, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। तो यहाँ पर देखो आप कंसनट्रेटेड लोड है, अगर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो उसके लिए जो आपका फोर्स होता है वो कांस्टेंट होता है शेयर फोर्स। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जो शेयर फोर्स है वो x के साथ वेरी करता है लीनियरली। और बेंडिंग मोमेंट का आपने देखा, अगर कंसनट्रेटेड लोड है तो उसके लिए लीनियरली वेरी करता है। अगर जो है UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो उसके लिए पैराबोलिक जो है ये इसका कर्व बनेगा आपके बेंडिंग मोमेंट का। तो यहाँ पर जो आपका लोड था, यहाँ पर देखिए लोड है, यहाँ पर शेयर फोर्स है उसके बीच का रिलेशन, यहाँ पर देखिए शेयर फोर्स है, यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट है उसके बीच का रिलेशन। तो यहाँ पर तीनों आपके रिलेशन हो गए। और यहाँ से आप एक रिलेशन देखो, जैसे dm/dx लिखा हुआ है, dm/dx बराबर लिखा हुआ है F। तो देखिए कोई भी जो कर्व होता है, किसी भी कर्व के लिए जब आप उसका स्लोप निकालते हैं तो जहाँ पर उसका स्लोप 0 होता है वहीं पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है। जैसे यहाँ पर आप एक पैराबोला का मान लीजिए कर्व बनाते हैं, कुछ इस तरह से उसका कर्व बना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देखो कुछ स्लोप मिल रहा है, यहाँ पर स्लोप क्या है, यहाँ पर 0 है। तो 0 का मतलब क्या है कि स्लोप की वैल्यू क्या होती है, dm/dx। ये मान लीजिए आपके m का कर्व था, इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, यहाँ पर इसका वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है। तो शेयर फोर्स की वैल्यू जहाँ पर 0 होगी वहाँ पर आपका जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप एक पॉइंट देख सकते हैं कि शेयर फोर्स जब 0 होगा तो उस पॉइंट पर जो होगा आपका जो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से आपके तीनों रिलेशन बन गए, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। जो आपने यहाँ पर रिलेशन देखा कि शेयर फोर्स और किस तरह से वेरी करेगा। तो जब भी आप क्वेश्चन में देखेंगे कि पॉइंट लोड लग रहा है तो उस पॉइंट लोड की कंडीशन में आप बेंडिंग मोमेंट का जब डायग्राम बनाएंगे, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था,
तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से लीनियरली वेरी कर रहा था जो आपका बेंडिंग मोमेंट था, और शियर फोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा था। लेकिन जब आप यूडीएल के लिए देखेंगे तो वहाँ पर कुछ अलग टाइप का बनेगा, जहाँ पर कि आपका शियर फोर्स जो होगा वो लीनियरली वेरी करेगा, और जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो एक कर्व के शेप में बनेगा। तो यहाँ पर इन बातों का आपको ध्यान देना है। और जो यूडीएल के लिए किस तरह से बनेगा आपका शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।